हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आर्य आप सबका आपके अपने चैनल लेट्स स्टार्ट स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबके लिए सीटेट एग्जाम के लिए सीडीपी की क्लास लेकर आई हूँ, जिसमें हम एनसीएफ के बारे में पढ़ेंगे। एनसीएफ के प्रमुख सिद्धांत क्या है, एनसीएफ में शिक्षक की भूमिका के बारे में क्या क्या, एनसीएफ ने छात्र की भूमिका के बारे में क्या क्या, एनसीएफ ने कैसे पाठ्यक्रम का निर्माण पाठचर्या के बारे में क्या विचार थे, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। इसलिए इस वीडियो का आप पूरा एंड तक देखिए, ताकि इस टॉपिक से आने वाले सारे क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकें। क्योंकि आप सब जानते हैं आपके सीटेट एग्जाम में हर बार एनसीएफ से 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन तो हर बार आते हैं। इसके अलावा एनसीएफ क्या होते हैं, आपके हर सब्जेक्ट पेडागोजी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे क्या होते हैं हिंदी पेडागोजी में, इंग्लिश पेडागोजी में, मैथ पेडागोजी में, ईवीएस पेडागोजी में, हर पेडागोजी में आपकी क्या होती है, एनसीएफ का एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होता है। कि जैसे एनसीएफ ने पर्यावरण शिक्षण देने के लिए कैसे बताया, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए, विज्ञान शिक्षण के लिए, गणित शिक्षण के, इन सब में एनसीएफ को लेगी कि बालकों को इस प्रकार शिक्षा देनी। इसलिए क्या होते हैं, एनसीएफ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इससे पहले मैंने आपको सीडीपी के काफ़ी सारे वीडियो दे जा चुके हैं। आपका सिलेबस सीडीपी का कंप्लीट ही होने वाला है, कुछ टॉपिक बचे हैं। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखे तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से वो सारे वीडियो देख लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिससे क्या होगा कि हमारे चैनल पे आने वाले सारे वीडियो को आपको रेगुलर पे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, जिससे आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। तो आप अपने सीटेट एग्जाम की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठे हुए आसानी से एक भी रुपया खर्च नहीं करना पड़ेगा और आसानी से सीटेट एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के बारे में, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005 के बारे में। तो पहले आपसे पूछ सकते हैं कि एनसीएफ का उद्धरण कहाँ से हुआ या एनसीएफ का विकास किससे हुआ, किसको आधार बनाया गया। तो इसका विकास हुआ तो रविन्द्रनाथ टैगोर का लिखित एक निबंध था, सभ्यता व प्रगति। सभ्यता व प्रगति से क्या हुआ, एनसीएफ 2005 का विकास हुआ। तो आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि सभ्यता व प्रगति के लेखक कौन है। तो सभ्यता व प्रगति के लेखक है रविन्द्रनाथ टैगोर। अब चलिए हम पढ़ते हैं एनसीएफ 2005 के बारे में। राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 ये क्या है, विद्यालय स्तर का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है। एनसीएफ क्या है, विद्यालय स्तर का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है। अब आपसे पूछ सकते हैं एनसीएफ का निर्माण किसके निर्देशन में हो, इसकी अध्यक्षता किसने की, किस मंत्रालय की पहल थी, इससे पूछ सकते हैं। तो पहले क्या हुआ, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर, किसके, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एनसीएफ 2005 जारी किया गया था। तो अध्यक्षता किसने की थी, तो प्रोफेसर यशपाल ने की थी। लेकिन आपसे पूछेगा कि इसका निर्माण का निर्देशन किसने किया, निर्माण किसने किया। तो एनसीएफ 2005 का निर्माण किया था एनसीईआरटी के मुख्य निदेशक श्री कृष्ण ने, क्योंकि उस टाइम पे एनसीईआरटी के मुख्य निदेशक कौन थे, श्री कृष्ण थे, श्री कृष्ण कुमार थे। तो इन्होंने क्या किया था, एनसीएफ का निर्देशन किया था या एनसीएफ का निर्माण किया। तो किसने, एनसीईआरटी के निर्देशक थे श्री कृष्ण कुमार। लेकिन अगर आपसे पूछते हैं एनसीएफ की अध्यक्षता किसने की थी, तो की थी प्रोफेसर यशपाल ने। अब आपसे पूछ सकते हैं कि एनसीएफ का अनुवाद कितनी भाषाओं में किया गया। तो एनसीएफ का अनुवाद कुल 22 भाषाओं में किया गया था। कितनी भाषाओं में, 22 भाषाओं में, क्योंकि इसमें लिखा है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित सभी भाषाओं में एनसीएफ 2005 का क्या किया गया था, अनुवाद किया गया था। और आपको पता है संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख है, तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। इसलिए एनसीएफ 2005 का भी कितनी 22 भाषाओं में अनुवाद किया गया था। अगर आपसे कभी पूछते हैं एनसीईआरटी का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, तो एनसीईआरटी का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, नई दिल्ली में। अब चलिए हम पढ़ते हैं एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांत। तो मार्गदर्शी सिद्धांत से पहले हम समझ लें कि मार्गदर्शी सिद्धांत होते क्या है। एनसीएफ ने जैसे पूरी गाइडलाइन जारी की, इस विद्यालय स्तर का एक नवीनतम दस्तावेज था कि मतलब हमें टीचर की भूमिका क्या होनी चाहिए, स्कूल की भूमिका क्या होनी चाहिए, पाठ्यक्रम का निर्माण कैसे करना है, बच्चों को किस तरह से सिखाना है। उसी में कुछ मार्गदर्शी सिद्धांत जो इम्पॉर्टेंट है, आपको किसी भी सब्जेक्ट पेडोलॉजी को सॉल्व करने में भी क्या होगा, इनका प्रयोग करना बहुत हेल्पफुल होगा। क्योंकि क्या होता है, इसमें उन्होंने बताया कि जो मेन पॉइंट थे कि पढ़ाई को कैसे करना है, ज्ञान को बच्चों को कैसे सिखाना है, पाठ्य पुस्तक का निर्माण कैसे करना है, ये क्या होता है, उसके मार्गदर्शी सिद्धांत होते हैं, गाइडलाइंस है आपको कि आपको टीचिंग करनी कैसे है। तो चलिए पढ़ते हैं एनसीएफ 2005 के जो मार्गदर्शी सिद्धांत है। इसमें पहला उन्होंने कहा कि पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त करें।
एनसीएफ 2005 में कहा गया कि मैं बच्चे को पढ़ाने के लिए उसको रटने पर जोर नहीं देना। कभी भी मैं बच्चे से ये नहीं कहना कि बेटा इसे रट लो, इसे याद कर लो। उसे क्या करना है, हर चीज़ समझाने का प्रयास करना है। समझाने के लिए आप अपनी शिक्षण विधियों में रोचकता ला सकते हैं, टीएलएम का प्रयोग कर सकते हैं, नवीन नवीन शिक्षण उपागम का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उसको क्या करना है, समझाने का प्रयास करना है। कभी भी रटने पर बल नहीं देता। तो अगर कभी भी आपको कैसा ऑप्शन है कि एनसीएफ रटने पर बल देते, तो एनसीएफ कभी भी रटने पर बल नहीं देता है। और ज्ञान को स्कूल के बाद जीवन से जोड़ना है। एनसीएफ ने कहा कि जब बालक को जो ज्ञान सिखा रहे हो, क्या करें, स्कूल के बाद जीवन से जोड़ें। और जब उसके बाद जीवन से जोड़ेंगे तो आसानी से सीख जाएगा। जैसे स्कूल में होता है, स्कूल में बच्चा किस समय, मैक्सिमम 6 से 7 हावर ही तो रहता है स्कूल में। उसका बाकी समय जो होता है कहाँ पे रहता है, समाज में व्यतीत होता है। और जो भी बालक ज्ञान सीखता है उसका प्रयोग कहाँ पे करता है, तो उसका प्रयोग करता है समाज में। तो कह रहा ज्ञान को स्कूल के बाद जीवन से जोड़ना है। अब बाद जीवन से अगर जब उसका जोड़ देंगे तो संबंध भी आसानी से स्थापित कर लेगा। जैसे आप सब जानते हैं ईवीएस होता है। ईवीएस सब्जेक्ट में हम क्या करते हैं, बालक को जो सिखाते हैं पहले उसके परिवेश से चीजें। जैसे आप सब जानते हैं कि आपकी ईवीएस का पहला टॉपिक क्या है, परिवार व मित्र है। आपके ईवीएस थ्योरी में पहला टॉपिक आपका क्या है, फैमिली एंड फ्रेंड्स, परिवार व मित्र। तो आपको इस तरह से टॉपिक क्यों देगा, कोई दूसरा टॉपिक दे सकते थे, लेकिन पहले में क्या करना है, बालक को ऐसी चीजों से परिचय कराना है जिसे वो जानते हो। जैसे बालक क्या होगा, परिवार को जानता होगा, मित्र को जानता होगा, क्योंकि बालक क्या होते हैं, स्कूल आने से पहले परिवार और मित्र के संपर्क में आता है। इसीलिए बालक को जो भी सिखाना है उसको दूसरे जिन चीज़ों को जानता है, ज्ञात से अज्ञात की शिक्षा सूत्रों का उपयोग करना, जो जानता है उससे उसका संबंध स्थापित करके सिखाने का प्रयास करें। अगला क्या होता है, कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ें। अब जैसे मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में बच्चों को इंटरेस्ट नहीं है, तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, अपने शिक्षाकार को रोचक बनाने के, इंटरेस्टेड बनाने के लिए उसमें टीएलएम का प्रयोग कर सकते हैं। आपके टीएलएम भी आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, दृश्य शिक्षण अधिगम सामग्री, दूसरा श्रव्य शिक्षण अधिगम सामग्री, तीसरा क्या होता है, दृश्य व श्रव्य। जैसे फ्लैनल चार्ट है, आपके टीवी है, कंप्यूटर है और भी चीज़ें होती है, सब क्या होती है आपके टीएलएम के रूप में प्रयोग हो सकती हैं। इसके अलावा जैसे आपने स्कूलों में देखा होगा कि स्कूल की जो बिल्डिंग होती है उसमें स्लोगन लिखे होते हैं या कई जगह टेबल लिखी होती है, कुछ और चीज़ें, तो वो क्या होता है, आपको वो होता है बाला। आपसे पूछ सकते हैं कि स्कूल के भवन में जो लिखा होता है क्या होता है, बाला होता है। अब आपसे बाला का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, तो बाला का फुल फॉर्म क्या होता है, बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड्स। क्या होता है, बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड्स। क्या मतलब स्कूल के भवन को क्या करना है, लर्निंग एड्स, शिक्षण अधिगम सामग्री के रूप में प्रयोग करने से, ये क्या होता है, बाला होता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पाठचर्या को पाठ पुस्तक तक केंद्रित न रखें। उन्होंने कहा ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ ऐसी पाठचर्या बना ली। पाठचर्या क्या होती है, पाठचर्या का से पूरा स्तर होता है, मतलब एक तरह से पाठ्यक्रम का निर्माण कैसे करना है उसकी गाइडलाइन जो होते हैं वो पाठचर्या में होते हैं। तो पाठचर्या का ही एक भाग है आपका पाठ्यक्रम, सिलेबस जो होता है आपके पाठचर्या का ही एक भाग है। उन्होंने कहा पाठचर्या को सिर्फ पाठ पुस्तक तक केंद्रित नहीं रखना है कि हमें सिर्फ पाठ पुस्तक आपके सिलेबस को कंप्लीट करना है, बल्कि ऐसे सुझाव देने की जिससे टीचर अधिगम को अच्छे से करा सके, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आसानी से कर सके। हमें सिर्फ ये उद्देश्य नहीं होता कि हमें अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है, बल्कि बालक के अन्य अवसर जैसे उसके शैक्षिक पक्ष, अन्य शैक्षिक पक्ष, इन सबका भी विकास करना है। अगला क्या होता है, पाठचर्या का संवर्धन। संवर्धन का तात्पर्य क्या होता है, विकास, डेवलप। इस प्रकार करें कि बालकों को सर्वांगीण विकास के अवसर उपलब्ध हो सके। अब बालकों के सर्वांगीण विकास का तात्पर्य क्या होता है, शैक्षिक पक्ष के साथ साथ क्या करना है, शैक्षिक पक्ष दोनों का विकास करना है। शैक्षिक के साथ साथ क्या करना है, हमें शैक्षिक पक्ष दोनों का विकास करना है। अब शैक्षिक पक्ष क्या होता है, जो उसके एजुकेशन में होते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा क्या हो रहा है, शैक्षिक पक्ष में तो बहुत कमजोर है, लेकिन हो सकता है वो क्रिकेट में बहुत अच्छा हो सकता है डांस में अच्छा हो सकता है स्पोर्ट में अच्छा हो सकता है ड्राइंग में अच्छा हो, किसी अलग क्षेत्र में। तो क्या करना है, अगर आप ऐसे कर सकते हैं, बच्चा मान लीजिए किसी सब्जेक्ट विशेष में उसके बहुत कम नंबर आ रहे हैं, तो आप ऐसा तो नहीं कह सकते कि बच्चा पढ़ाई में कमजोर है तो बहुत जीवन में कुछ कर नहीं सकता, बहुत कमजोर रहेगा। हो सकता है कि वो पढ़ाई में कमजोर है लेकिन जीवन के किसी और क्षेत्र में, किसी और कला में निपुण हो। इसलिए उसका क्या करना है, सर्वांगीण विकास के अवसर उपलब्ध कराने हैं। जो बच्चा पढ़ाई में कमजोर हो सकता है क्रिकेट में, किसी और चीज़ में, तो उसको ऐसे अवसर उपलब्ध कराने कि बेटा आप इसमें अच्छा कर सकते हो। या कुछ बच्चे होंगे आपके स्पोर्ट वगैरह में कमजोर होते हैं, तो आप बता सकते हो बेटा आप एजुकेशन में ऐसा कर सकते हो, इन सब क्षेत्रों में अपना विकास कर सकते हो।
और अगला क्या होता है, राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी का निर्माण करना है। हमें क्या करना है, ऐसे बच्चों को निर्माण करना है, ऐसे मन में, बच्चों के मन में क्या है, राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति श्रद्धा, देश प्रेम की भावना, इन सब का विकास करना है। ये किसका दायित्व होता है, ये भी एक टीचर का दायित्व है, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तभी से आप देखते हैं उन्हें महापुरुषों की, जैसे भगत सिंह है, चंद्रशेखर आज़ाद है, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, ऐसे अलग अलग महान पुरुषों के बारे में क्या होता है, स्टोरी बताना सिखाते हैं, उसको सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, जिससे क्या होता है, उसके मन में देश प्रेम, देशभक्ति की भावना का विकास होता है। और बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था का ध्यान रखना है। एनसीईआरटी ने कहा कि हमें शिक्षा व्यवस्था में से बाल केंद्रित करनी है। बाल केंद्रित क्या होता है, इसमें बालक की रुचि, क्षमता व योग्यता को आधार मान के शिक्षण क्या करते हैं। इसमें क्या होता है, टीचर की भूमिका होती है, लेकिन टीचर की मुख्य भूमिका नहीं होती। अब मान लीजिए टीचर पढ़ाए जा रहा है, बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो फिर कोई फायदा है उसे पढ़ाने का। इसलिए आपको देखना है बालक की इस विषय में। आपने किसी दूसरी विधि का चयन कर लिया, आप मान लीजिए भाषण विधि से बच्चे को पढ़ा रहे हैं। अब भाषण विधि से प्राथमिक स्तर में बच्चे को समझ ही नहीं आ रहा है, तो आपकी वो विधि सर्वोत्तम होते हुए भी क्या खराब है, क्योंकि क्या हो रहा है, बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है। आपने किसी टीएलएम का प्रयोग किया, लेकिन उस टीएलएम में बच्चों को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो क्या करना है, आपको तुरंत उसका चयन करना है, दूसरे का चयन करना है, क्योंकि उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो आपको दूसरे का चयन करना है, उसमें भी नहीं आ रहा तीसरे का चयन करना है। इसलिए क्या करना है, बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था का ध्यान रखना है। आपको वही शिक्षण विधियों, उन्हीं सब का प्रयोग करना है जिसमें क्या करें, बच्चों का विकास हो, बच्चों का इंटरेस्ट आए। इसलिए बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था का ध्यान रखना है एक टीचर को। अगला क्या होता है, परीक्षा व्यवस्था को लचीला बनाना है। एनसीईआरटी ने कहा कि हमें क्या करना है, परीक्षा व्यवस्था को लचीला बनाना है। लचीला बनाने का तात्पर्य क्या होता है, कई बार कुछ बच्चे ऐसे होते हैं नॉर्मली तो बहुत अच्छा करते रहते हैं, लेकिन जैसे एग्जाम की बात आती है वो बहुत गलत कर देते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन टेंशन में, तनाव में आके गलत कर देते हैं। या कई बार ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए कुछ एक ऐसा बच्चा है जो आपके क्या, और जो भी यूनिट टेस्ट, एफए, एसए वगैरह आप ले रहे हैं उन सब में तो बहुत अच्छे नंबर ला रहा है, लेकिन अचानक क्या हुआ, उसके फाइनल पेपर में उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई, उसको फीवर हो गया, कुछ और हो गया, वो पेपर दे ही नहीं पाए। अगर मान लीजिए पेपर दिया तो कुछ अच्छे से लिख नहीं पाया, तो उस स्थिति में क्या करेंगे, आप उस बच्चे को फेल करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि कह रहा है एनसीईआरटी कह रहा है हमें परीक्षा व्यवस्था को लचीला बनाना है, क्योंकि बच्चे की क्षमता योग्यता का अलग अलग स्तर पर मापन करते रहना। इसलिए आपकी जैसे होती तिमाही परीक्षा, हाफ ईयरली एग्जाम, आपके एफए होते हैं, ऐसे होते हैं, ये सब किसने कहा था, एनसीईआरटी ने कहा था। अब जब हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी 2005 के कुछ अंग होते हैं। एनसीईआरटी 2005 के कुल 5 अंग हैं। अगर आपसे कभी पूछता है कि एनसीईआरटी 2005 के कुल कितने अंग हैं, तो सिर्फ यही पॉइंट पूछ सकता है कि एनसीईआरटी 2005 के कुल 5 अंग हैं। पहला आपके क्या है, परिप्रेक्ष्य। दूसरा अंग सीखना व ज्ञान। तीसरा है आपके पाठचर्या के क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाएं व आकलन। चौथा है विद्यालय तथा कक्षा का वातावरण। पांचवा आपका व्यवस्थागत सुधार। ये क्या होते हैं, एनसीईआरटी 2005 के कुल 5 अंग हैं। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं परिप्रेक्ष्य के बारे में। इनसे रिलेटेड कोई ज़्यादा आपसे एग्जाम में नहीं पूछता, आपसे वो पूछते हैं जो मैंने सूत्र सिद्धांत बताए, मार्गदर्शी सिद्धांत बताए, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन आपको इस सबको पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि क्या होता है जब आप पूरी थ्योरी को पढ़ लेते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट आसानी से डेवलप हो जाते हैं, तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से कर सकते हैं। अब जैसे हम परिपेज, इसके अंतर्गत क्या होता है, परिपेज को सरल शब्दों में कह सकते हैं रूपरेखा। क्या बोल सकते हैं, एनसीईआरटी की जो रूपरेखा, जैसे आप कभी भी किसी एसी को लिखते हैं तो आप क्या लिखते हैं, पहले रूपरेखा लिखते हैं कि इसके बारे में, इसके बारे में, इसके अंतर्गत इस सब चीज़ों का वर्णन है, इसीलिए इसको क्या बोलोगे, परिपेज। परिपेज के अंतर्गत क्या, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा। एनसीईआरटी की जो रूपरेखा का बताएगा कि रूपरेखा में हमने क्या क्या किया। मार्गदर्शक सिद्धांत जो आपने अभी पढ़े। शिक्षा की गुणवत्ता के आयाम, कि शिक्षा की गुणवत्ता के आयाम क्या होना चाहिए, शिक्षा के लक्ष्य क्या होने चाहिए, इन सब विषयों का उल्लेख इसमें परिपेक्ष्य में। इसका मुख्य सूत्र क्या, शिक्षा बिना बोझ के। एनसीईआरटी पर मुख्य सूत्र बिंदु अगर कभी पूछते हैं तो क्या, शिक्षा बिना बोझ के। उन्होंने कहा कि मैं बच्चे को शिक्षा करना है, लेकिन उन पर कोई बोझ नहीं डालना कि जबरदस्ती। जैसे पहले क्या होता था, बच्चों को बहुत जबरदस्ती कि इतना याद करके ही आना है, इतना करके आना है, तो बच्चे क्या होते हैं तो उसको पढ़ते हैं, लेकिन अपनी इच्छा से नहीं, जबरदस्ती करते थे। इसलिए एनसीईआरटी ने कहा कि हमें क्या करना है, बच्चों को शिक्षा बिना बोझ के देना, वो आसानी से स्वयं क्रिया कर करके सीखें, रुचि के साथ पढ़ाई करें। तो अगर आपसे कभी पूछते हैं एनसीईआरटी 2005 का सूत्र क्या है, आधार सूत्र जिसके आधार पर एनसीईआरटी का निर्माण किया गया, तो क्या, शिक्षा बिना बोझ के। अब इसके अलावा परिपेक्ष्य में क्या गया कि समाज की वर्तमान आवश्यकता के साथ साथ शाश्वत मूल्यों व मानवीय आदर्शों का निर्माण करना है एक बालक में। उन्होंने कहा कि जैसे एक पेरेंट्स विद्यालय भेजता है, स्कूल में बच्चों को भेजता है, तो पेरेंट्स की, माता पिता की क्या होती है,
कुछ भूमिकाएं होती हैं, कुछ अपेक्षाएं होती है कि मेरा बालक ये सीख जाएगा, इसके बाद ये बन जाएगा। तो क्या होता है, एक टीचर को समाज की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखना है कि कोई भी माता पिता पेरेंट्स अपने बच्चों को भेज रहे हैं तो उनकी आवश्यकताएं क्या है, उनकी अपेक्षाएं क्या है, किस लिए भेज रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ एनसीएफ ने कहा हमें शाश्वत मूल्यों और मानवीय आदर्शों का भी निर्माण करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ उसकी अपेक्षाओं का ध्यान रख के हमने कर दिया कि एक टीचर, मान लीजिए आप 9th क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे हैं, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा कि उसको बायो में बहुत अच्छा करना है क्योंकि आगे उसे डॉक्टर बनना है, या और भी चीज़ें होती है कि आपने उसको सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करवा दिया। लेकिन हमें क्या करना है, उसके शाश्वत मूल्य, उसके मानवीय आदर्श, उसके अंदर एक सुयोग्य नागरिक का भी निर्माण करना है। एनसीएफ ने कहा कि हमें बालक के अंदर क्या करना है, संस्कारों का, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे गुणों का विकास करना है जिसके अंदर उसके कहा एक मानवीय गुणों का विकास हो सके, एक सुयोग्य नागरिक बन सके। अगर मान लीजिए बच्चे को एजुकेशन बहुत अच्छे परसेंटेज आते रहे मान लीजिए, लेकिन क्या होता है आगे चल के एक सुयोग्य नागरिक नहीं बन पाता है, तो क्या आप उसे अच्छा बोलेंगे? बिल्कुल नहीं बोलेंगे। हो सकता है उसका ग्रेजुएशन या और आगे जितनी भी पढ़ाई की उसके बहुत अच्छे परसेंटेज आते रहे, लेकिन अगर एक सुयोग्य नागरिक नहीं बन सका, सामाजिक व्यक्ति नहीं बन सका, तो क्या आपकी उसकी एजुकेशन कोई वैल्यू होती? कोई वैल्यू नहीं होती। इसीलिए एनसीएफ ने कहा कि हमें वर्तमान आवश्यकता के साथ साथ क्या करना है, शाश्वत मूल्यों और मानवीय आदर्शों का भी निर्माण करना है। अब अगला एनसीएफ का अंक है सीखना व ज्ञान। एनसीएफ ने कहा कि बालक कैसे सीखता है। बालक को सिखाने के लिए सबसे सर्वोत्तम है कि बालक की सक्रिय भागीदारी करवा दे। जो भी आप कर रहे हैं उसमें बालक को क्या करें, सक्रिय करें। आज सक्रिय होगा तो बालक क्या करेगा, स्वयं करके सीखने का। जब स्वयं करके सीखेगा तो उसका ज्ञान कैसा हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। इसलिए एनसीएफ ने कहा कि विद्यार्थी को स्वयं करने का अवसर उपलब्ध कराएं। एक टीचर को क्या करना है, सिर्फ एक सुगमकर्ता की भूमिका निभानी है। सुगमकर्ता का तात्पर्य क्या होता है कि आपको हर चीज को सुगम सरल बना देते हैं, लेकिन उसको खुद बालक को सीखने का अवसर दें, खुद करने का प्रयास करें। जिससे बालक खुद करने का प्रयास करेगा तो उसका स्थायी ज्ञान में वृद्धि होगी। इसके अलावा बालक, एनसीएफ ने कहा कि बालक उसी वातावरण में सुगमता से सीखते हैं जहाँ उनकी भावना, उनके विचारों को सम्मान मिलता है। इसलिए हमें क्या करना है, एक टीचर का मुख्य उद्देश्य होता है कि बालक को ऐसा वातावरण उपलब्ध करें जहाँ उसकी भावना को सम्मान मिले, उसके विचारों को सम्मान करें। जैसे आप बच्चों से क्या कर सकते हैं, अगर मान लीजिए बच्चों को बार बार डांटते ही रहेंगे, उनको हतोत्साहित करते कि नहीं तुम चुपचाप बैठ जाओ, तुमसे नहीं होगा, इस तरह से नहीं करना है, तो क्या होगा कि बालक के मन में कोई अच्छा विचार आएगा तो भी वो नहीं बताएगा। इसलिए क्या करना है, उनके मन की भावनाओं को, उनके संवेग को, उनके विचारों का आपको सम्मान करना है। और बालक क्या होते हैं, समाज के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि हर चीज ऐसा नहीं कि स्कूल में ही सीखते हैं। बालक बहुत सी चीजें क्या होगी, समाज के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं। अब आज का अगला पार्ट पढ़ लेते हैं, पाठचर्या के क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाएं व आकलन। ये क्या है, आपके एनसीएफ का तीसरा अंग है। इसमें इन्होंने कहा कि विभिन्न विषयों के अधिगम व अध्ययन आकलन की योजनाएं और मूल्यांकन का उल्लेख। इसमें इन्होंने क्या कहा, अधिगम के बारे में उल्लेख कि बालक सीखता कैसे है, अध्ययन कैसे करता है, अध्ययन करने के लिए कौन कौन सी योजनाएं बना सकते हैं, और फिर उसके बाद क्या करते हैं, आप मूल्यांकन करते हैं। जैसे मूल्यांकन क्या होता है, दो शब्दों से मिलकर बने, मूल्य प्लस अंकन। क्या होता है, जानना। सरल शब्दों में अगर समझने की कोशिश करें तो मूल्यांकन हम इसलिए करते हैं कि हम जानने का प्रयास करते हैं बच्चे ने क्या सीखा, कितना सीखा, क्या नहीं सीखा, जो नहीं सीखा उसे कैसे सिखा सकते हैं। ये सब जानने का प्रयास किसके द्वारा करते हैं, मूल्यांकन के द्वारा। तो इसका आपका उल्लेख तीसरे अंग में है। और इसमें उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रणाली को लचीला बनाना। मूल्यांकन करना है लेकिन परीक्षा प्रणाली अगर आपकी बहुत ज़्यादा कठोर है तो क्या हो गया, बच्चे कई बार टेंशन में, तनाव में क्या होता है, अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमें क्या करना है, परीक्षा प्रणाली को लचीला बनाना है। और इन्होंने कहा कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रोचक बनाना। जब आप अधिगम कर रहे हो, अधिगम का सरल शब्दों में तात्पर्य क्या होता है, सिखाना। जब आप बच्चों को कुछ भी सिखाने का प्रयास कर रहे हैं तो आपको करना है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। जो आप बच्चों को सिखाने की प्रक्रिया कर रहे हैं, शिक्षण कार्य कर रहे हैं, उसको क्या करना है, रोचक बनाना है। जब बच्चों को उसमें इंटरेस्ट आएगा तो बच्चे स्वतः सीखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जब किसी चीज़ में इंटरेस्ट होता है वो स्वतः सक्रिय हो जाते हैं। जब सक्रिय होकर सीखने का प्रयास करेंगे वो आसानी से सीख जाएंगे। अब अगला अंग पढ़ते हैं, विद्यालय तथा कक्षा का वातावरण। इसके अंतर्गत वातावरण के अंतर्गत उन्होंने कहा कि भौतिक वातावरण और आपका क्या होता है, सामाजिक वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण को भी उचित होना चाहिए। इसके अलावा अनुशासन, सहभागी प्रबंधन, अधिगम का संसाधन, शिक्षा की स्वायत्ता आदि का समावेश। उन्होंने कहा कि आपको ऐसा नहीं कि भौतिक वातावरण बहुत उचित होना चाहिए। भौतिक वातावरण क्या होता है, कक्षा कक्ष उचित रूप से उपलब्ध हो, पेयजल की सुविधा हो, ब्लैक बोर्ड हो, चाक हो, मतलब आवश्यक तक जितने मूलभूत संसाधन होते हैं वो तो उपलब्ध होने ही चाहिए।
इसके अंदर सहभागी प्रबंधन का मतलब क्या होता है, शिक्षक और छात्र दोनों की भूमिका हो, मतलब दोनों सक्रिय रूप से काम करें। अगर मान लीजिए सिर्फ शिक्षक ही सक्रिय होगा तो क्या होगा, तो भी अच्छा शिक्षण कार्य नहीं होगा। अगर सिर्फ छात्र ही सक्रिय होगा तो भी क्या होगा, अच्छा शिक्षण कार्य नहीं होगा। जैसे इस टाइम पे मैं टीचिंग करा रही हूँ तो मैं सक्रिय हूँ, तो इसके साथ साथ आप भी सक्रिय होंगे। अब हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स लिखते जा रहे हैं, तो दोनों जब सक्रिय हैं तभी तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अच्छी रूप से हो सकती है। कि मैं बोल रही हूँ तो आप सुन रहे हैं, तो आप सुन रहे तो भी तो सक्रिय है ना। तो इसलिए क्या होती है, इस तरह से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अच्छी तरह से हो सकती है। अधिगम के संसाधन, जैसे क्या होता है कि टीएलएम का प्रयोग करते हैं। तो जैसे आप जैसे बच्चों को क्या करना है, उसका टीएलएम का प्रयोग करना है। जो आप संसाधन प्रयोग कर रहे हो उचित रूप से हो, बच्चों की समझ क्या है। जैसे क्या करते हैं, मैं आपको ईवीएस वगैरह पढ़ाती हूँ, साइंस वगैरह, जिन चीज़ों में कहते हैं इमेज लगा के, पिक्चर लगा के समझाती हूँ, जिससे क्या होता है, इससे आप एक टीएलएम के रूप में प्रयोग करते हैं। टीएलएम में क्या होता है, जैसे आप देखते हैं सीखी इमेज तो आप आसानी से सीख जाते हैं ना कि हाँ मैंने ये देखा, तो आपके माइंड में तुरंत याद होता है। क्योंकि हमारे माइंड में क्या होता है, विजुअलाइजेशन मेमोरी को हम जल्दी कैप्चर कर लेते हैं। जैसे आप सबने देखा होगा, आप कोई मूवी सीरियल वगैरह देख लेते हैं तो आप उसको बिना याद किए आसानी से उसकी स्टोरी कोई आपसे 3 महीने 6 महीने बाद भी पूछेगा तो आप बता देंगे। क्योंकि क्या होता है, हमारा माइंड जो होता है विजुअलाइजेशन मेमोरी को अच्छे से कैप्चर कर लेता है। इसीलिए मैं आपको क्या करती हूँ, जो भी टॉपिक पढ़ाती हूँ उसमें इमेज लगा के समझाने का प्रयास करती हूँ, जिससे क्या होगा कि आप उसे आसानी से सीख सकते हो सकता है आपको उस टाइम पे लगे कि नहीं मैं तो भूल गया हूँ, लेकिन जब भी उस तरह से क्वेश्चन आएगा आप आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने कहा कि विद्यालय का भौतिक के साथ साथ क्या होगा, सांस्कृतिक वातावरण भी उचित होना चाहिए। भौतिक वातावरण क्या क्या, कक्षा कक्ष का उचित अनुपात होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कक्षा कक्ष आपके बहुत छोटे हों। उचित हवादार होना चाहिए, कि मतलब हवा वगैरह है, गर्मी में ऐसा ना हो कि उसमें खिड़की वगैरह नहीं, गर्मी बहुत हो। प्रकाश की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। इसके अलावा सांस्कृतिक वातावरण का तात्पर्य क्या होता है, ऐसा तो नहीं कि टीचर किसी एक समुदाय के बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है, एक समुदाय के बच्चों के साथ गलत व्यवहार कर रहा है, जातिगत व्यवहार कर रहा है, या टीचर भाई भतीजावाद कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें टीचर में नहीं होनी चाहिए। उसे क्या करना है, हर बच्चे के साथ समान रूप से व्यवहार करना है। इसी में एक आपका होता है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित होता है, कि विद्यालय का भौतिक वातावरण सुधारने के उद्देश्य से ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड बनाया गया। इसके अलावा क्या होता है, विद्यार्थियों को ऐसा वातावरण उपलब्ध कराना जिससे विद्यार्थी अपनी रुचि और क्षमता का विकास कर सकें। एनसीईआरटी में कहा गया कि हमें विद्यार्थियों को करना ऐसा वातावरण से उपलब्ध कराएं जहाँ बच्चे स्वयं सीखने का प्रयास करें, अपनी रुचि अपनी क्षमता के अनुसार क्या करें, स्वयं का विकास कर सकें। इसलिए एक टीचर को उन्होंने क्या किया, सुगमकर्ता की भूमिका निभानी है। अब चलिए अगला अंग पढ़ते हैं, व्यवस्थागत सुधार। इसमें क्या होता है, गुणवत्ता को लेकर सरोकार पाठ्यक्रम के क्या नवीन उपवागम, परीक्षा सुधार, बाल केंद्रित शिक्षा आदि का उल्लेख है। एनसीईआरटी में कहा कि जब मैं नवीन उपागम नई नई चीज़ों का प्रयोग करते रहना है शिक्षण में। ऐसा तो नहीं कि जैसे प्राचीन समय में क्या था कि टीएलएम वगैरह कोई प्रयोग नहीं होता था, गुरुकुल में शिक्षा दे दी जाती। फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, स्कूल आए, स्कूल के बाद धीरे धीरे क्या उनमें टीचर में टीएलएम का, धीरे धीरे में चार्ट का, ब्लैक बोर्ड का प्रयोग किया। अब आप सब देखते हैं प्रेजेंटेशन से, स्मार्ट बोर्ड से, इन सब तरीकों से शिक्षा दी जाती है ना। तो धीरे धीरे नवीन उपागम में इन सब का शिक्षण में प्रयोग करते रहना है। और परीक्षा सुधार, धीरे धीरे क्या करना है, उन्होंने एनसीईआरटी ने कहा कि परीक्षा को लचीला बनाना है, इसलिए परीक्षा में धीरे धीरे सुधार करते रहे। जैसे पहले क्या होता था, सिर्फ वार्षिक परीक्षा होती थी, फिर उन्होंने क्या किया, छमाही परीक्षा भी लेने लगे, फिर आपकी तिमाही परीक्षा भी लेने। अब इसके बाद क्या होता है, आप देखते हैं अब एफए होते हैं, एसए होते हैं, ये सब किसमें, सतत व व्यापक मूल्यांकन में बताया गया कि इतने एफए लेने, इतने एसए लेने हैं। ये सब क्या हो रहा है, धीरे धीरे परीक्षा में सुधार हो रहा है। और बाल केंद्रित शिक्षा, पहले क्या होता था, शिक्षक केंद्रित होता था, कि शिक्षक केंद्र में होता था पहले, मतलब बच्चे को क्या मानते थे, खाली डब्बा, और शिक्षक को क्या मानते थे, ज्ञान का स्रोत, कि शिक्षक आए अपना पूरा ज्ञान करे, उस बच्चे के उसमें उड़ेल दे। लेकिन अब माना जाता है कि शिक्षक और छात्र को क्या करना है, एक दूसरे से सहभागी संबंध करना है, कि अगर टीचर ज्ञान देने आए तो बच्चा भी ज्ञान सीखने आए तो उसके योग्य बन सके, उसके मन है, उसकी रुचि, उसकी क्षमता, और बालक ऐसा ज्ञान सीखना चाहते हैं जो उनके जीवन से उपयोगी हो। इसलिए उसके ज्ञान का क्या करना है, उसके जीवन से, उसके बाद जीवन से जोड़ने का प्रयास करना है। और अगला क्या होता है, बच्चों की क्षमता व योग्यता को ध्यान में रख के पाठ्यक्रम का निर्माण करना है। आप मान लीजिए आप क्लास फर्स्ट के बच्चे का सिलेबस बना रहे, और क्लास फर्स्ट के बच्चे में अगर मान लीजिए आप मनोविज्ञान का सिलेबस दें, तो कल्पना करके सोचिए क्या होगा,
बच्चा पढ़ेगा कभी? बिल्कुल नहीं पढ़ेगा। वो तो पढ़ाई से और भागने लगेगा, ये क्या है। इसलिए क्या करते हैं क्लास फर्स्ट में बच्चे क्या करते हैं, ऐसी छोटी छोटी चीज़ जो जानता है, कहाँ से कबूतर, ऐसे आप सिखाते हैं ना, छोटे छोटे एप्पल सिखाते हैं, बॉल सिखाते हैं। इसलिए क्या करना है, बालक की क्षमता और योग्यता को ध्यान में रखकर ही पाठ्यक्रम का निर्माण करना है। अब हम पढ़ते हैं एनसीएफ के शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके एनसीएफ में उल्लेख है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। पहले एनसीएफ ने कहा कि प्राथमिक शिक्षा क्या करना है, मातृभाषा के माध्यम से देने का प्रयास करना है। एनसीएफ ने कहा कि जब प्राथमिक स्तर पर बच्चा है तो उसे क्या करना है, मातृभाषा के माध्यम से सिखाना है, क्योंकि मातृभाषा वो भाषा होती है जिससे बालक क्या करता है, स्कूल लाने से पहले अपने माता पिता परिवार के द्वारा सीख लेता है। अब अगर आप तुरंत कह देंगे बेटा आपको मातृभाषा में बोलना है नहीं, अब मान लीजिए किसी बच्चे की क्या हिंदी है या गुजराती उसकी मातृभाषा, और आपके स्कूल की जो लक्ष्य भाषा है, लैंग्वेज कौन सी है, इंग्लिश है। आप अगर तुरंत कह देंगे कोई भी बच्चा किसी भी दूसरी भाषा में नहीं बोलेगा, सिर्फ इंग्लिश में बोलेगा, तो क्या होगा, बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन आते होंगे या क्वेश्चन को पूछना होगा तो भी हिचक में नहीं पूछ पाएंगे। इसलिए एनसीएफ ने कहा कि प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा देना है मातृभाषा के माध्यम से देने का प्रयास करना है, क्योंकि मातृभाषा में क्या होता है, अपने मन के विचारों को, अपने मन की अभिव्यक्ति को आसानी से व्यक्त किया जा सकता है और बहुभाषिकता का एक संसाधन के रूप में प्रयोग करना है। एनसीएफ ने कहा कि जब आप टीचर होंगे तो हो सकता है आपके क्लास में कई ऐसे बच्चे होंगे जिनकी भाषा अलग अलग होगी। कोई हो सकता है गुजराती बोलता हो, तो कोई पंजाबी बोलता हो, तो कोई हिंदी बोलता हो या कोई दूसरी भाषा बोलता होगा। तो उन्होंने कहा जो बहुभाषिकता है उसको आपको संसाधन के रूप में प्रयोग करना है, इसको कभी भी बाधा के रूप में प्रयोग नहीं करना। अब जैसे मान लीजिए दो अलग अलग बच्चे, एक आपका गुजराती होगा दूसरा पंजाबी है या राजस्थानी, कोई अलग बच्चे, तो उसके कुछ कल्चर अलग होंगे, कुछ शब्द अलग अलग होंगे, तो एक दूसरे को सिखाने का प्रयास कर सकते हैं। उनसे कह सकते हैं कि बेटा आप अपने त्यौहार के बारे में बताओ, बेटा आप अपने त्यौहार के बारे में। इससे एक तो उनके संप्रेषण कला का भी विकास होगा, दूसरे क्या हो रहा है, एक दूसरे के कल्चर के बारे में भी जान रहे हैं। इस तरह से क्या करना है, जो बहुभाषिकता है उसको संसाधन के रूप में प्रयोग करना है और शिक्षक को सुगमकर्ता की भूमिका का निर्वाह करना है। कि एक टीचर को क्या करना है, सुगम करता है, उसके लिए बच्चों के लिए सिर्फ क्या करना है, अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करना है। एनसीएफ ने कहा कि आप बच्चों के लिए सिर्फ अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण, उसको सीखने का अवसर उपलब्ध कराएं, बाकी वो बच्चा स्वयं सीखने का प्रयास करेगा। एनसीएफ ने कहा जैसे बच्चा प्राथमिक स्तर में होता है, बहुत छोटा होता है सहसावस्था में, तब क्या करता है, जैसे कोई नई चीज को देखता है तुरंत आपसे पूछता है ना कि ये क्या है, ये क्यों है। जैसे आप पंखा देखेगा तो पूछेगा पंखा क्या, पहले पूछेगा क्या है, पूछेगा क्यों है, फिर पूछेगा ये कैसे चल रहा है। इस तरह से उन्होंने कहा कि बच्चे के अंदर स्वतः ही जिज्ञासा होती है, आप सिर्फ उसको ऐसा माहौल ऐसा उपलब्ध कराते रहिए कि वातावरण स्वतः सीखने का प्रयास करेगा, उसी स्वतः सीखने में आपको क्या करना है, उसका सहयोग करते रहना है। और विद्यालय के बालक के चौमुखी विकास को ध्यान में रख के पाठ्यक्रम का निर्माण करना है। एनसीएफ ने कहा कि जो भी आप सिलेबस बनाएंगे उसमें क्या करना है, बालक के चौमुखी शैक्षिक के साथ साथ क्या करना है, सह शैक्षिक विकास दोनों को ध्यान में रख के पाठ्यक्रम का निर्माण करना है। जैसे आप सब जानते हैं कि क्या होता है, बच्चों में मैथ, इंग्लिश, हिंदी, गणित, कला की भी शिक्षा दी जाती है, सामाजिक विज्ञान की भी, कृषि की भी, गृह शिल्प की भी, ये सब शिक्षा, योग की भी आप देखते हैं कि बुक आती है, पर्यावरण, ये सारी बुक अलग अलग टाइप पे आती है ना, क्योंकि होते हैं उसके सारे चौमुखी विकास का। हो सकता है कोई बच्चा क्या होगा उसका खेल में इंटरेस्ट हो, कोई बच्ची लड़की क्या होगी, लड़की या लड़का जिसको गृह शिल्प में इंटरेस्ट हो, तो इसलिए उसके क्या करना है, अलग अलग रुचि को, उसके चौमुखी विकास को ध्यान में रख के पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है और प्रत्येक बालक की क्षमता को विकास के अवसर उपलब्ध कराएं। एनसीएफ ने कहा कि हमारे लिए प्रत्येक बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बालक की रुचि क्षमता अलग हो सकती है, इसलिए हमें हर बालक की रुचि क्षमता को ध्यान में रख के उसको विकास के अवसर उपलब्ध कराने। इस तरह से हमने एनसीएफ के इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो डिस्कस कर लिया। अगर अभी तक आपने इससे पहले की वीडियो नहीं थी वो सारी देख लीजिए। इसके अलावा हमारे चैनल में सीटेट एग्जाम के लिए सीडीपी की क्लासेस तो चल ही रही हैं, हिंदी पेडागोजी की थ्योरी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, मैथ पेडागोजी की थ्योरी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। इसके अलावा आपके हमारे चैनल पे ईवीएस पेडागोजी की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और ईवीएस की थ्योरी की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं और हमारे चैनल पर सीटेट एग्जाम के लिए जूनियर लेवल की साइंस की क्लासेस चल रही हैं तथा इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी चल रहे हैं। तो आप ये सारी क्लासेस देखते रहिए तथा इनके नोट्स बना के रिविजन करते रहिए। और अगर आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल को लेट्स स्टार्ट स्टडी को सर्च करके उसको ज्वाइन कर ले, वहाँ पे आपको क्या हो रहा है, सारे पीडीएफ फॉर्म में नोट्स मिल रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे वीडियो को देखते रहिए तथा नोट्स थोड़े बहुत अपने तरफ से भी बनाते रहिए, क्योंकि क्या होता है जब आप खुद की राइटिंग से लिखते हैं तो आप आसानी से याद हो जाते हैं। जब आपने एक बार वीडियो को सुन लिया उसके बाद अपनी राइटिंग में लिख लेंगे तो उसको आसानी से याद हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको टफ लग रहे हो उनको अपने राइटिंग से लिख लीजिए, उसके बाद आप उसको पीडीएफ फॉर्म से रिवाइज कर लीजिए। इस तरह से आप अगर रिवीजन बार बार करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि एग्जाम टाइम तक आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे।
ओके फ्रेंड, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें और अपने दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर द वॉचिंग द माई वीडियो।